हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसकी हमने यूनिट 1 स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इसके इंक्लूसिव एजुकेशन के बिहाफ पर सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2002 में चलाया गया था, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसकी विशेषताएं क्या थी और उसके साथ साथ कौन सा प्रिंसिपल एरिया था जो कि समावेशी शिक्षा से क्या था संबंधित था, या हम ये कहें कि सर्व शिक्षा अभियान ने किस तरह से समावेशी शिक्षा को शिक्षा के अंदर लाने के लिए, समावेशन को लाने के लिए कौन कौन से कार्य जो है वो किए। ये टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट किया। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारा, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू डिसेबिलिटी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके संदर्भ में, विकलांगता के संदर्भ में। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांगता के संदर्भ में थी, इसका मेजर रोल जो है वो क्या था, दैट इज टू गिव द राइट वे हाउ टू रिहेबिलिटेट द सोसाइटी विद द डिसेबल्ड पर्सन्स। जो हमारे समाज के अंदर विकलांग व्यक्ति हैं, उनको किस तरह से पुनरुत्थान किया जा सकता है, इस चीज के ऊपर जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है वो बनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके मेजर जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है इसके अंदर, कि इम्प्लीमेंट ऑन 10 फरवरी 2006, जो ये दिसंबर में इसके ऊपर जो है वो कार्यप्रणाली रखी गई 2005 के अंदर, और 10 फरवरी 2006 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या कर दी गई, लागू जो है वो कर दी गई। इसके अगर हम मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इसका मेजर उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहला जो उद्देश्य आता है वो क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी। सिर्फ स्कूल ही एस्टैब्लिश नहीं करने, शिक्षा के क्षेत्र को ही बढ़ावा नहीं देना, उसने क्या करके इस चीज के ऊपर जोर दिया कि जो हमारा समाज है उसे ही हमें क्या बना देना है, समावेशी बना देना है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल है, शिक्षा है, वो भी किससे संबंधित है, वो भी उन्हीं व्यक्तियों से संबंधित है। इसलिए जो नेशनल पॉलिसी ने काम किया, उसका मेजर इशू या मेजर ऑब्जेक्टिव जो है जो सामने आया वो क्या था, कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी की समाज को ही कैसा बना देना, एक समावेशी समाज की स्थापना जो है वो करना। ये इसका मेजर क्या था, ऑब्जेक्टिव था। इसके साथ साथ क्या था, दैट इज राइट प्लेस फॉर डिसेबल्ड पर्सन। जो हमारे समाज में विकलांग व्यक्ति हैं या विशिष्ट व्यक्ति हैं या डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनको जो है अपना हक देना और समाज के अंदर उन्हें भी अपने ही, हम कहें समाज का एक अंग मानते हुए उनका जो राइट प्लेस है वो उन्हें जो है वो प्रोवाइड करना। अगर हम 2001 की बात करते हैं तो 2001 की जो पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई, गणना हुई, उसके अंदर क्या पाया गया कि उसके अंदर से 2.19% करोड़ लोग जो हैं वो क्या थे, असमर्थ थे। अगर इस चीज को रेशियो देखा जाए तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का 2.13% है, यानी कि इतना ज्यादा परसेंट जो है वो लोग क्या थे, असमर्थ थे, डिसेबल थे। चाहे उनके अंदर कोई फिजिकल समस्या है, चाहे उनके अंदर कोई सोशल समस्या है, आर्थिक समस्या है या मेंटल इशू है, कोई भी असमर्थता जो है उनके अंदर हो सकती है, जिसकी गणना के अंदर कितनी जनसंख्या पाई गई, 2.19 करोड़ जो है लोग डिसेबल जो है वो पाए गए। देखिए इतनी अगर जनता जो है वो अगर डिसेबल है तो ये पार्ट किसका है, सोसाइटी का। और अगर हम ये कहते हैं कि हमें अपने समाज को क्या करना है, विकसित करना है, डेवलपमेंट ऑफ नेशन करना है, तो वो करने के लिए इन सभी लोगों का उत्थान भी बहुत जरूरी है। तो इसी चीज को जो है वो मेजर इशू मानते हुए, हम कहें कि मेजर उद्देश्य मानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के अंदर जो है वो आई और उसने जो है इस चीज के ऊपर वर्क किया। मेजर जो इशू उसका वर्क करने का था वो क्या था, दैट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ सोसाइटी विद रेफरेंस टू स्पेशल पर्सन और डिसेबल पर्सन। उनका मेजर उद्देश्य किस चीज का, उनका कार्य क्या था, पुनरुत्थान करना। किनका, जो व्यक्ति क्या है, विशिष्ट है या जो व्यक्ति क्या है, विकलांग है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, इसके मेजर पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं जो नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी थी 2006 में जो बनी, उसको दो पार्ट के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। एक में आते हैं इसके कि बेसिक 3 एक्ट्स क्या थे, कि मेन कौन कौन से एरिया थे जिसके ऊपर इसने वर्क किया, और उसके साथ साथ सेकंड आता है इसका कि जो नेशनल पॉलिसी
2006 में बनाई गई, उसको बनाने का प्रिंसिपल क्या थे, सिद्धांत क्या थे। यानी कि जो नेशनल पॉलिसी है 2006, इसे दो पार्ट में क्या कर दिया गया, विभक्त कर दिया गया। एक में क्या आते हैं इसके नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबल एंड इट्स बेसिक टीनेट्स। एक पार्ट में आते हैं इसके बेसिक टीनेट्स की आधार क्या थे इसके, किन आधार के ऊपर जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। आप ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो बेसिक टीनेट्स को कि आधार जो है इसका क्या था। टीनेट्स के साथ साथ हम उनको बेसिक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स भी लेके चल सकते हैं। और सेकंड में क्या आया, प्रिंसिपल एरिया ऑफ इंटरवेंशन। कि कौन सा एरिया था, कौन सा जो है वो क्षेत्र था जिसके अंदर जो नेशनल पॉलिसी थी 2006 में जो इंप्लीमेंट हुई उसने जो है वो वर्क किया। तो आज हम कंप्लीट करेंगे बेसिक टीनेट्स की आधार जो है उसका क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या थे हमारे पास। बेसिक टीनेट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज एंड rehabilitation of measures, or you can say simple measures। इसको हम क्या कहेंगे कि जो विकलांग व्यक्ति थे उसके बिहाफ पर असमर्थता से बचाव और पुनर्वास माध्यम, कि कौन से ऐसे कार्य किए जाएं कि जिससे असमर्थता से क्या हो सके, बचाव हो सके। कि इतनी सारी जनसंख्या जो असमर्थ हो चुकी है उसका मेन रीजन क्या है इस चीज को, यानी कि सबसे पहले जो डिसेबिलिटी हो रही है उसका क्या करना है, रोकथाम करना है। तो उस रोकथाम के लिए इसने काम किया सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन का मतलब किस चीज को डिटेक्ट किया गया इसके अंदर सबसे पहले ये चीज पता लगाई गई कि मेन रीजन क्या है किस चीज के, कि समस्या या डिसेबिलिटी जो है वो क्यों जो है वो समाज के अंदर फैल रही है। उसके साथ साथ उसने कहा कि काउंसलिंग एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन। काउंसलिंग एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन। काउंसलिंग एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फिजियोथेरेपी जो है उनको दी गई, ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक चिकित्सा जो है उनकी करी गई, ताकि ये पता लगा जा सके कि समस्या जो है वो क्यों आ रही है और उसके मेजर इश्यू जो है वो क्या है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति असमर्थ हो चुके हैं उनके उत्थान के लिए, उनके पुनर्वास के लिए किस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो सोसाइटी के बिहाफ पर भी दिए गए और इसके साथ साथ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिए गए, जिन्हें कहा जाता है सहयोगी साधन। सहयोगी साधन यानी कि ऐसी सामग्री जिसका उपयोग करके कोई भी डिसेबल पर्सन है वो अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, स्मूथ बना सकता है, या मैं ये कहूँ कि वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर खुद ही अपना काम जो है वो कर सकता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है कि फिजिकल डिसेबल पर्सन होते हैं, तो फिजिकल डिसेबल पर्सन जो है जिन्हें चलने के अंदर समस्या है तो उनके लिए व्हील चेयर्स जो हैं, उसके साथ साथ सर्जिकल आप ये कह सकते हो फुटवेयर हो सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हो सकते हैं जो उनके लिए बनाए गए और उन लोगों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया गया। इनका देने का मेन मकसद क्या था कि वो किसी भी अपने दैनिक कार्य को करने के लिए, डेली रूटीन को करने के लिए क्या हो सके, सुविधा जो है उन्हें
मिल सके और वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। सिमिलरली अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर क्या था कि जिन बच्चों को पढ़ना था उनके पढ़ने के बिहाफ पर उन्हें जो भी स्टेशनरी आइटम चाहिए थी वो उनको दी गई। सीडी प्लेयर्स, टेप रिकॉर्डर्स जो है उस मटेरियल के साथ उनको पढ़ाया गया। साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी गई, जो कि पर्सन क्या थे, हियरिंग एम्पायरमेंट थे, और उसके साथ साथ जो हम कहे विजुअल एम्पायर्ड पर्सन हैं उनके लिए ब्रेली बुक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई। तो ये क्या थे, सहयोगी साधन थे, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो चाहे वो उनके सामाजिक कार्य के संदर्भ में हो, उन्हें जो है वो चीज क्या दी गई, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको प्रोवाइड इसके अंदर करी गई। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन। इंक्लूडिंग यहां हमने ऊपर बात करी कि सबसे पहले तो पहचान करना कि समस्या क्यों हो रही है, और उसके साथ साथ उन्हें जो भी चिकित्सीय हेल्प चाहिए, मेडिकल फंक्शंस के बिहाफ पे जो भी हेल्प चाहिए वो उनको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करेगी। उसके साथ साथ उनके फिजिकल कंडीशंस को देखते हुए उन्हें किसी भी सहयोगी साधन की आवश्यकता है वो यहाँ पर फुलफिल करेगी। उसके साथ साथ जब शिक्षा की बात आई कि शिक्षा के अंदर जो व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं किसी भी रीजन से, चाहे वो डिसेबल थे चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन थे, तो उनके पुनरुत्थान के लिए जो है वो एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन के बिहाफ पर वर्क जो है वो किया गया, जिसके अंदर सबसे पहला आता है फ्री एजुकेशन अप टू 8 ईयर्स। सॉरी 18 ईयर्स, 18 वर्ष तक जो है ऐसे कोई भी विकलांग व्यक्ति थे या डिसेबल कोई भी पर्सन था, चाहे वो किसी भी बिहाफ पर हो, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान जो है वो रखा गया कि वो 18 वर्ष तक अपनी शिक्षा जो है वो निःशुल्क ले सकते हैं। उन्हें कोई भी इकोनॉमिकल जो है कंडीशंस के बिहाफ पे, आर्थिक बिहाफ पर कोई भी पैसा देने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। ये चीज किसके लिए करी गई, ताकि उनको शिक्षा के रूप में क्या है पुनरुत्थान किया जा सके, उनको दोबारा से एस्टैब्लिश जो है वो किया जा सके। इसके साथ साथ इसमें आपने सर्व शिक्षा अभियान देखा, तो सर्व शिक्षा अभियान 2002 में चालू हुआ लेकिन 2010 तक चला था। तो सर्व शिक्षा अभियान का मेजर लक्ष्य भी क्या था, उसने भी मेजर इशू किस चीज को दिया, उसने प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था। तो वही चीज थी, वो भी किस लिए, निःशुल्क शिक्षा, वो भी कहीं ना कहीं क्या था, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड्स, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड का प्रावधान जो है वो रखा गया शिक्षा के अंदर। जो व्यक्ति जो है हम कहें कि डिसेबल पर्सन है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति डिसेबल हो गए तो वो जो है अपनी शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो अपनी शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से करते थे, उनकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती थी, मानसिक रूप से वो बहुत ज्यादा स्टेबल थे। तो ऐसे लोगों को हम कहें कि डेवलप करने के लिए और वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पाए और सक्सेसफुल अपनी लाइफ के अंदर बन पाए, इसके लिए एजुकेशन के अंदर छात्रवृत्ति जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई, जो कि उनके हम कहें कि प्रतिशत या उनके परिणाम के ऊपर जो क्या है आधारित थी। इसके साथ साथ नेक्स्ट कहता है इसके अंदर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। डिसेबल पर्सन के बिहाफ पर जहां उन्हें साधारण या सामान्य शिक्षा दी गई, वहीं उनको जो है वो टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान भी जो है वो रखा गया, ताकि इस तरह के जो लोग हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपना कोई ना कोई छोटा मोटा लघु व्यवसाय या हम कहें कोई छोटा मोटा अपना सेल्फ वर्क जो है वो कर सके। इसके लिए उनको वोकेशनल एजुकेशन जो है वो दी जाने लगी, जो कि स्कूल के अंदर ही हम कहें जहाँ शिक्षा दी जा रही है वहीं साइड बाय साइड उनको इस तरह की वर्किंग या इस तरह की हेल्प भी जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन। सबसे पहले हमने उनको क्या दे दी कि उनकी डिटेक्ट कर लिया कि समस्या क्यों हो रही है,
उसके बाद उनको शिक्षा के बिहाव पर क्या करा गया, रिहैबिलिट किया गया। अब अगर उन्हें किसी भी आर्थिक सहायता की मदद है तो उस चीज के ऊपर भी जो है वो ध्यान रखा गया, जिसके अंदर उन्हें इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन दी गई। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, दैट इज इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन, आर्थिक रूप से क्या करना, उनका पुनरुत्थान करना। तो आर्थिक रूप से पुनरुत्थान, आर्थिक रूप से हम कहें समाज के अंदर सिर्फ केवल शिक्षा लेना ही जो है वो हक नहीं है। शिक्षा के साथ साथ हर व्यक्ति जो है वो क्या चाहता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना आत्मनिर्भर हो सके, वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित जो है वो ना रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है असमर्थ जो व्यक्ति थे उनका आर्थिक पुनर्वास जो है वो किया गया, जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है किसी भी व्यवसाय में चाहे उनको जॉब देनी हो, जॉब देने के साथ साथ अगर वो अपना सेल्फ कोई भी वर्क करना चाहते हैं उसमें भी जो है वो मदद दी गई, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पर इंसेंटिव जो है उनको दिया गया। उसके साथ साथ रिजर्वेशंस जो है देखा आपने, आरक्षण उनको दिया गया, कहीं 3% का आरक्षण दिया गया, कहीं 4% का आरक्षण जो है उनको दिया गया। यानी कि जो सीट थी वो उनके लिए क्या है, आरक्षित कर दी गई, सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई कि कहीं पर भी अगर 10 सीटें हैं तो 10 सीटों के अंदर से 2 या 3 सीटें जो है वो किसके लिए आधार फिक्स कर दी गई, वो डिसेबल या हम कहें कि विकलांग व्यक्ति के लिए जो है वो सेट कर दी गई। तो ये क्या था, रिजर्वेशन एंड द इंसेंटिव इन द गवर्नमेंट जॉब, ताकि किसी भी रीजन से वो व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्तियों से पीछे जो है वो ना रह पाए। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। इसी के अंदर इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन के लिए उसके बिहाफ पर वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं कर रहा है और वो कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं पर भी काम कर रहा है तो वहां पर भी उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या दी गई, नौकरी की व्यवस्थाएं जो है उनके लिए करी गई। और जहां पर भी उनको एम्प्लॉयमेंट की मांग थी, जहां पर भी वो कैपेबल थे, तो वहां कैपेबल के बिहाफ पर उनको टैक्स फ्री, उसके साथ साथ वहां उनके लिए जो है वो वर्क रखा गया। तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी इन लोगों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा वर्क जो है वो किया। उसके साथ साथ क्या था इसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी जॉब नहीं करना चाहता है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, तो वो कहीं पर भी काम नहीं करना चाहता, वो अपना खुद का कोई भी जो है व्यवसाय अगर करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें जो है कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी टैक्स या हम ये कहें कि कोई भी उन्हें बैंक के थ्रू जो है कोई भी लोन लेना है, उन सभी चीजों के अंदर उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या दी गई, छूट दी गई, ताकि वो लोग जो है वो अच्छे तरीके से क्या हो सके, एस्टैब्लिश हो सके और उनका अच्छे तरीके से क्या हो सके, पुनरुत्थान जो है वो हो सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वुमेन विद डिसेबिलिटी। अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, वो सभी के लिए वर्क जो है वो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाज के अंदर जो स्त्री वर्ग था वो भी बहुत ज्यादा हम ये कहें विकलांगता के बिहाफ पर या उसके साथ साथ डिसेबिलिटी के बिहाफ पे बहुत ज्यादा गंभीर था। अगर वहां हम डाटा को देखते हैं तो 2002 के अंदर जो जनसंख्या को देखा गया तो उसके अंदर क्या पाया गया कि 93 लाख जो है महिलाएं क्या थी, डिसेबल थी। तो उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो नेशनल पॉलिसी है उसने जो है वो वर्क किया। और सबसे मेजर वर्क जो है वो क्या था, दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन स्टे होम। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर स्टे होम, यानी कि उसके अंदर क्या था, अल्पकालीन आवास सुविधा। अल्पकालीन आवास सुविधा के अंदर क्या था, जो स्त्रियां क्या थी, असमर्थ थी,
वो कम समय के लिए जो है वो कहीं पर भी रोजगार या कोई भी काम जो है वो कर सकती थी। और जो वर्किंग वुमेन्स थी उनके लिए जहां पर भी वो काम कर रही हैं वहां पर उन्हें रहने के लिए, खाने पीने के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करी गई। उसके साथ साथ वो कहता है चिल्ड्रन केयर ऑफ डिसेबल्ड वुमेन। जो स्त्रियों के बच्चे जो हैं, हम ये कहें कि या मैं कहूं कि जो स्त्रियां विकलांग थी और उनके बच्चों की देखरेख के लिए भी बहुत ज्यादा काम जो है वो किया गया। जो वुमेन्स क्या थी, वर्किंग वुमेन थी, उन बच्चों को या हम ये कहें कि उन स्त्रियों को अपने बच्चों की देखभाल करने में क्या आती है, कठिनाई आती थी, चाहे वो हम कहें इकोनॉमिकल बिहाफ पर हो, चाहे वो सोशल बिहाफ पर हो। तो उनके उत्थान के लिए उनके बच्चों की देखरेख, उनकी प्रॉपर केयर का जो हम कहें जिम्मा जो है वो किसने उठाया, सरकार ने उठाया, जिसके रिगार्डिंग उन्हें एक विशेष इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया गया, जिसमें उनको जो है किन्हीं के भी कम से कम अगर केवल 2 बच्चों की हम कहें कि 2 बच्चों की प्रॉपर देखरेख के लिए, किसी भी डिसेबल वुमेन के 2 बच्चों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिहाफ पर उन्हें एक विशेष इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया, ताकि जो बच्चे हैं उनके जो वो काम नहीं कर सकती या किसी भी रूप से वो डिसेबल हैं या कहीं पर भी असक्षम हैं, तो उनकी असक्षमता का प्रभाव जो है वो किसके ऊपर ना पड़े, वो उनके बालकों के ऊपर जो है वो ना पड़े। इसके लिए चिल्ड्रन केयर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी करी गई। किसी भी डिसेबल वुमेन के 2 बच्चों की जो है देखभाल के लिए एक विशेष इंसेंटिव या विशेष भत्ता जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो समाज के अंदर बच्चे जो थे विकलांग थे, तो उनको जो है वो सक्षम बनाने के लिए और उन्हें सही शिक्षा देने के लिए सबसे पहले इसके अंदर क्या हुआ, दैट इज राइट टू डेवलपमेंट विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी। जो ऐसे बच्चे थे उनका क्या था, राइट डेवलपमेंट ऑफ डिग्निटी एंड इक्वालिटी, यानी कि जो समानता और प्रतिष्ठा में विकास का अधिकार। जो डिसेबल बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा समान यानी कि इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा जो है वो दी गई, ताकि वो आसानी से किसी भी सामाजिक क्रिया के अंदर भाग जो है वो ले सके और अपने आप को भी जो है समाज का ही एक अंग माने और अपनी भागीदारी जो है उसके अंदर दिखा पाए। ऐसा करने से क्या होगा कि समाज के अंदर क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी और समाज में ज्यादा से ज्यादा आप क्या देखोगे, एक भाईचारे की भावना है, एक कोऑपरेशन जो है, ब्रदरहुड का जो हम कहें कि एक ट्रेट है, मॉरल एटिकेट है, वो उन लोगों के अंदर क्या हो पाएगा, डेवलप जो है वो हो पाएगा। उसके साथ में आएगा रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड। जो व्यक्ति विकलांग थे, जो बच्चे विकलांग थे, उनकी विकलांगता की पहचान करने के साथ साथ उनको जहां इक्वालिटी का अधिकार दिया गया, उसके साथ साथ रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड, जो विशिष्ट बालक है, जो विकलांग बालक है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी विशेष कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी के बिहाफ पर हो, चाहे वो मेंटल डिसेबिलिटी के बिहाफ पर हो, चाहे वो सोशल डिसेबिलिटी के बिहाफ पे, जो भी उनकी जो क्या थी आवश्यकताएं थी, उनको क्या किया गया, पहचान किया गया और उनको पूर्ण करने की क्या है, कोशिश करी गई। उसके साथ साथ शिक्षा में जो है बच्चों को क्या दिया गया, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जो है वो दिया गया। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मतलब बाधा रहित वातावरण, किसके अंदर, शिक्षा के अंदर, जिसके ऊपर हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, जो कि मेजर प्रिंसिपल में भी आता है इंक्लूसिव का, ऑब्जेक्टिव्स की में हमने एसएससी में भी इसकी बात करी थी। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो असमर्थ है, तो उसे जो है चाहे वो हम कहें कि जो वातावरण है जहां पर भी वो शिक्षा ले रहा है वहां कम से कम उसको बाधाएं जो है वो फेस करनी पड़े, चाहे वो स्कूल का हम ये कहें कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके साथ साथ चाहे ह्यूमन रिसोर्स
रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टीचिंग के बिहाफ पर हैं, चाहे हम ये कहें कि कोई भी करिकुलम या एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, हर तरह से जो है उन सभी क्रियाओं को क्या बनाया गया, बाधा रहित जो है वो बनाया गया, ताकि बच्चा जो है जब विद्यालय के अंदर आए, स्कूल के अंदर आए, तो वो आसानी से अपनी शिक्षा क्या कर पाए, पूर्ण जो है इसके अंदर कर पाए। इसके साथ साथ इशूइंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसी के साथ साथ इन बच्चों को जो है वो क्या दिया गया, इशूइंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उनके साथ किसी तरह का पक्षपात ना हो, अच्छे तरीके से उनके साथ जो है वो बिहेव करा जाए और उनको और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो उनको दिया गया, ताकि उनके साथ कोई भी बायसनेस जो है वो गवर्नमेंट में या हम कहें समाज के अंदर जो है वो ना फैले। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर, दैट इज प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने वर्क किसके लिए किया, नेशनल पॉलिसी के लिए जो है वो किया। अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरह से लोगों के आर्थिक पुनर्वास के बिहाफ पर काम किया गया, जो समाज के अंदर स्त्रियां थी, डिसेबल थी, उनके पुनरुत्थान में क्या क्या कार्य किए गए। अगर विद्यार्थी या छोटे बच्चे जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं, तो उनके पुनरुत्थान या उनको अच्छे तरीके से शिक्षा लेने के लिए किस किस तरह की मदद जो है वो मिली, किसके अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के अंदर। अब हम देख कर रहे हैं दैट इज प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज 6 पॉइंट, प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे समाज में एनजीओ या हम ये कहें कि गैर संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा किसमें इन्वॉल्व किया गया, जो हमारा डिसेबल पर्सन है उनके विकास के लिए। देखिए सरकार के अंदर जहां गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं हम कहते हैं समाज के अंदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, और उसका भी मेजर रोल जो है वो रहता है कि वो किस तरह से लोगों की जो है वो डेवलपमेंट करें। तो इसके अंदर सबसे पहले रहा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इन द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको ट्रेन जो है वो किया गया किसके रिगार्डिंग, जो हम कहें मानव संसाधन के रिगार्डिंग, कि किस तरह से आप दूसरे की हेल्प जो है वो कर सकते हो। उसके साथ साथ मोबिलाइजेशन ऑफ ऑन रिसोर्सेज, उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा सब साधनों की वृद्धि जो है इसके अंदर करी गई। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है दैट इज कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, collection of regular information of parents of disabled, जो बच्चे विकलांग थे, उन बच्चों विकलांग जो बच्चे थे उनके माता पिता से, अभिभावकों से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए उनके लिए एक अलग से जो है वो वेबसाइट का निर्माण किया गया, ताकि वो जो है उनसे अच्छे तरीके से बातचीत हो पाए और उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो एस्टैब्लिश हो सके, ताकि वो अपने बच्चे को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग उन्हें जो है वो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो है वो दिया जा सके। जो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखे कि नेशनल पॉलिसी जो 2006 की